कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका क्या रूल है, और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को आज मैं बताऊंगा। और आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण टेंस यानी कि पूरे का पूरा टेंस एक्टिव से पैसिव बदलना सिखाऊंगा। यानी कि एक ही वीडियो में आप पूरा सीख जाएंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। इसके लिए आप सभी लोगों को मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, जिससे कि आप संपूर्ण जो इसका नियम है उसको अच्छी तरह से समझ जाएं। जब तक आप नियम नहीं समझेंगे आप एक्टिव से पैसिव बना नहीं पाएंगे। इसलिए आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर टेंस होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे आप पहचानेंगे, उसकी कोई पहचान भी तो आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको पहचानना कैसे है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस होगा, यानी कि एक्टिव वॉइस होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डन, इस तरह से एक हेल्पिंग वर्ब लगी होगी। इसी की सहायता से आप इसको पहचानेंगे कि टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं। पहला, यदि डू लगा है या डज लगा है एक्टिव वॉइस में, यदि डू लगा है या डज लगा है तो इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब उसको उसी टेंस में पैसिव वॉइस बदलना होगा, यानी कि टेंस ना बदले उसका पैसिव वॉइस बन जाए। तो भाई पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हो जाती है इज, जो कि एक वचन के साथ में लगेगी, एक वचन सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता, जिसको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट भी कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी बहुत से लोग कहते हैं। और आर लगेगा प्लूरल के लिए, यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके लिए, बहुवचन के लिए। और इसी के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब है एम, जो कि केवल आई के साथ लगती है, केवल आई के साथ। जी, इन तीनों सहायक क्रियाओं को आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में डू और डज होगा, और जो हमारा पैसिव वॉइस होगा उसमें जो सहायक क्रिया होगी वो इज, एम और आर होगी। इज का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ करेंगे, एम का प्रयोग आई के साथ करना है, और जो आर है उसका प्रयोग बहुवचन के साथ करना। इतना आपको एक टॉपिक कंप्लीट। अब देखिए दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज होगी, एम होगी या फिर आर होगी। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही होगी, इतना ख्याल रखिएगा। और उसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज बीइंग होगा, इज बीइंग, आई एम बीइंग, याद रखिएगा आई एम बीइंग, और आर बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग। जी, इस तरह से इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग। अब देखिए इज बीइंग का प्रयोग एक वचन के साथ करना है, एम बीइंग का प्रयोग आई के साथ, और आर बीइंग का प्रयोग आर बहुवचन के साथ में करना है, इतना कंफर्म होगा। अब देखिए परफेक्ट, परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज या फिर हैव, ये होगी। जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक होगी। तो इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब आपको दिख जाए कोई एक, समझ जाइएगा कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय जो सहायक क्रिया होगी वो हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन। जी, तो जो हैज बीन है ये एक वचन कर्ता के साथ लगेगी, आप सब लोग नोट करते चलिएगा। मैं उन सभी बातों को यहाँ पर लिखूंगा तो बोर्ड थोड़ा कम पड़ जाएगा, जगह कम होगी, इसलिए आप कुछ बातों को नोट भी कर लीजिए कि भाई हैज बीन, यानी कि हैज बीन का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ करेंगे। एक वचन कर्ता आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही,
सी, इट या फिर किसी का नाम हो सकता है। ये एक वचन कर्ता है। जिसको ना समझ में आए वो याद रखिएगा। एक वचन कर्ता के अंतर्गत आपका होगा ही, सी, इट या फिर किसी का नाम या नेम हो सकता है किसी का भी। ये एक वचन कर्ता में होगा, एक वचन होगा ये। और बहुवचन में आप नोट कर लीजिए, जो बहुवचन होगा इसमें आई, वी, यू, दे, ये बहुवचन में आएंगे। इतने आप नोट कर लीजिए फटाफट इन दोनों बातों को। जो बहुवचन सब्जेक्ट होगा उसमें आई, वी, यू और दे होगा। तो बहुवचन के साथ में आपको हैव लगाना है, यानी कि हैव बीन, और एक वचन के साथ में आपको हैज बीन। इतना कंफर्म हो गया होगा। अब इसको मैं मिटाता हूँ, नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग। अब इसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका नो पैसिव, इसका कोई पैसिव ही नहीं बनता है, याद रखिएगा। इसका नो पैसिव। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसको आप जरूर नोट रखिएगा। अब आगे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट नहीं है, ये आगे है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो डिड होगी, डिड लगेगी। और डिड लगी रहेगी तो आप वो समझ जाइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट होते समय जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो हो जाएगी आपकी वाज और वर। ये वाज का प्रयोग आपको एक वचन के साथ करना है, एक वचन और आई के साथ। दोनों बातों को याद रखिएगा। एक वचन होगा और आई होगा तब हम वाज का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और बहुवचन होगा तो वेयर लगाएंगे, यानी कि वर, जो हमका वर है इसको लगाएंगे। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होगी वाज और वर। वाज और वर होगी तो भाई पैसिव वॉइस में हम वाज यानी कि एक वचन के साथ हम लगाएंगे वाज बीइंग, और बहुवचन के साथ में लगाएंगे वर बीइंग। ये हो गया इतना, वर बीइंग और वाज बीइंग। अब आता है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड होगी एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन, दोनों वचनों के साथ। इतना आगे है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो नो पैसिव, इसका कोई पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव बनेगा। तो भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। अब आती है बात फ्यूचर इंडेफिनिट पर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट में देखते हैं। पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वी, विल और शैल होगी, और जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वी, विल बी और शैल बी होगी, विल बी और शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। शैल भी लिख देते हैं यहाँ पे ये। अब भाई विल बी कहाँ लगाएंगे, तो विल बी का प्रयोग आप आई और वी के अलावा सभी के साथ करेंगे। यानी कि जो आई होगा, आई सब्जेक्ट होगा या फिर वी सब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ में शैल बी लगाएंगे, और सभी के साथ में विल बी। इन दोनों के अलावा आई और वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ में हम विल बी लगाएंगे। इतना याद रखिए। अब चलिए आगे चलते हैं। तो जो इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस नो पैसिव वॉइस, नोट कर लीजिएगा इसको, फ्यूचर कंटिन्यूअस नो पैसिव वॉइस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। तो फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको देखेंगे तो ये होगा विल हैव करके, ये हो जाएगा आपका विल हैव या फिर शैल हैव, शैल हैव, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव या विल हैव। अब यदि फ्यूचर परफेक्ट के जो पैसिव वॉइस है उसके सहायक क्रिया की बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रिया है, तो वो हो जाएगी आपकी विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। इस तरह से ये पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब एक रूल और है, आप पहचानने में थोड़ा असमर्थ हो सकते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब के साथ यस या ईएस लगा है, याद रखिएगा
एक वचन कर्ता की स्थिति में वर्ब में एस या एस लगा है, फिर भी वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इतना याद रखिए। तो हम समझेंगे जो एक्टिव वॉइस है उसका पैसिव वॉइस बदलने में जो नियम है उसको। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, जो पहला रूल है, यानी कि जो रूल है रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो पहले रूल में होगा कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाइए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्टिव से पैसिव, पैसिव बनाते समय, याद रखिएगा बनाते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो होगा, सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हो गया। तो भाई जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसका हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि एक्टिव में ये हो गया आपका जैसे एक्टिव यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया आपका पैसिव, इस तरह से। अब सोचिए कि जो हमारा एक्टिव है उसमें सब्जेक्ट आ गया ही, अब ये सब्जेक्ट हो गया ही, तो जब ही पैसिव वॉइस में जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर एक्टिव में ये सब्जेक्ट है, एक्टिव में ये सब्जेक्ट है, परंतु जब ये पैसिव में जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ही का हो जाएगा हिम। इस तरह से परिवर्तन देखिएगा, ही होगा तो पैसिव वॉइस में जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसका रूप बदल करके हिम हो जाएगा, ही का हिम होगा। इसी तरह से यदि एक्टिव वॉइस में आई है तो उसमें जाएगा ऑब्जेक्ट ही बनेगा, लेकिन किस फॉर्म में बन जाएगा, मी के रूप में, यानी कि आई का मी हो जाएगा। इसी तरह से इसमें वी होगा तो इसमें जाकर के अस हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरह से इसमें सी होगा तो इसमें जाके हर हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर, इतना याद रखिएगा, नोट करते चलिए। दे होगा इसमें एक्टिव में तो पैसिव में जाकर के वो देम बन जाएगा, ये इस तरह से। यानी कि जो भी एक्टिव में सब्जेक्ट होगा इस तरह से वो पैसिव में जाकर के अपने रूप को बदल लेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतना कंफर्म रखिएगा बस। यदि इतना कंफर्म करते चल रहे हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और आप धड़ल्ले से बिना कुछ सोचे समझे एक्टिव से पैसिव बना देंगे। इतना मेरा रूल जो है उसको याद रख लीजिए बस। अब इसमें एक और रूल आएगा आपका, ये तो आपका हो गया कैसे उसको परिवर्तित करेंगे। अब देख लीजिए, यदि आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड में क्या है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को देख लीजिएगा, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, ये हो गया आपका अगला रूल। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, उसको हम जब पैसिव में बदलेंगे तो वही सब्जेक्ट बन जाएगा, वही सब्जेक्ट है। अब सोच लीजिए कि जो एक्टिव वॉइस है इसको बदल देते हैं, ये हो गया आपका बदलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ पैसिव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैसिव, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हो गया आपका एक्टिव, इस तरह से। अब मान लीजिए कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट हिम है, जो एक्टिव है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है, तो पैसिव बनाते समय उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसको क्या बनाएंगे भाई, सब्जेक्ट बनाएंगे, ही बना देंगे। नोट आउट करते चलिए पॉइंट को आप। जो भी एक्टिव का जैसे ऑब्जेक्ट मिल गया हमको हिम, तो पैसिव में उसको ही बनाएंगे और बन जाएगा वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऐसे ही जैसे ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आपको मी मिलता है तो मी क्या करेंगे आप, पैसिव में बदलेंगे आई। इसी तरह से अस मिल गया तो अस भाई मिला है तो अस को हम पैसिव बदलेंगे तो वी में बदल देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कहीं भूलना नहीं है आपको, बस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इतना याद रखना है। अब जैसे हर मिल गया तो हर का क्या कर देंगे सी,
दे मिल गया तो उसको दे बनाएंगे, पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। ये दूसरा रूल हमारा कंप्लीट। और यदि आप इन सभी रूलों को, जो रूल मैं बता रहा हूँ, लिखते चलेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता बनाने से। अब देखिए, रूल नंबर 3 आपको याद रखना है। रूल नंबर जो तीसरा है उसमें पैसिव वॉइस का वर्ब मीन्स क्रिया। यहाँ लिख देता हूँ क्रिया। वर्ब माने क्रिया। जो वर्ब होगा, जो क्रिया होगा, वो थर्ड फॉर्म में लगेगी। थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म में होगी। एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे जिस फॉर्म में हो, उससे कोई नहीं मतलब है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब उसको ले जाएंगे तो वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। थर्ड फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, जैसे गो का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो वेंट हो जाएगा, और इसी तरह से जो थर्ड फॉर्म होगा गॉन हो जाएगा। तो जब गो वेंट गॉन इस तरह से बनता है। तो जैसे मान लीजिए एक्टिव में आपका गो है, ये एक्टिव में आपका गो है, तो वो पैसिव में जाते ही गॉन बन जाएगा। इतना याद रखना है कि भाई जो फर्स्ट फॉर्म होगी क्रिया, वो पैसिव में जाएगी तो थर्ड फॉर्म बनेगी, उसका थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, उपयोग करेंगे। ऐसे ही यदि मान लीजिए कि जो एक्टिव है उसमें, एक्टिव में जो वर्ब है वो वेंट के रूप में आ गया, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि भाई गो को तो हम वेंट बदले थे, गो को हम गॉन बदल दिए थे, अब वेंट आ गया है तो क्या इसको भी बदलेंगे गॉन में? तो सही सोच रहे हैं, इसको भी बदला जाएगा। चाहे एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो या सेकेंड फॉर्म में हो, पैसिव जाते ही उसका थर्ड फॉर्म होगा, बस इतना। पैसिव में जैसे ही जाएगा थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, कभी उसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म का चांस नहीं आएगा। कहने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वाक्य की संरचना होती है, वो किस तरह से होती है, और पैसिव वॉइस में वाक्य की संरचना किस प्रकार होती है, पहले हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा एक्टिव वॉइस की। यह है आपका एक्टिव वॉइस। भाई एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस की संरचना होती है, यानी कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रहता है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा। सब्जेक्ट को हम कर्ता भी कहते हैं, यानी कि जो काम को करने वाला होगा, ठीक है। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब इस तरह से। उसके बाद में वर्ब होता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से हमारे एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। अब इसमें ये तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको सिंपल वाला पहले बताऊंगा, फिर निगेटिव वाला बताऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव का बताऊंगा। इस तरह से सीरियल से चलेंगे हम लोग, कोई स्टेप छोड़ेंगे नहीं। तो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता। कर्ता का मतलब जो कार्य को करने वाला होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई राम आम खाता है। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि राम आम खाता है। तो भाई इसमें जो क्रिया है, जो काम है, वो किसके द्वारा की जा रही है, कौन काम को करने वाला है, यानी कि आम को खाने वाला कौन है, आम को कौन खाएगा भाई? तो आम को राम खाएगा, यानी कि आम के खाने वाला काम राम कर रहा है, यानी कि जो राम है यही हमारा सब्जेक्ट है। जो काम को करने वाला होगा, जो मेन होगा, जिसके बारे में बताया जाएगा कि ये व्यक्ति काम कर रहा है। जैसे राम आम खा रहा है तो बताया गया कि भाई राम आम खा रहा है, यानी कि खाने का काम जो है राम कर रहा है। इसी तरह से मैं कह दूं कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने कह दिया कि मैं बोल रहा हूँ, तो भाई बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से मैं कह दूं कि आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो भाई देखने का काम कौन कर रहा है? देखने का काम आप कर रहे हैं, तो आप हो गया सब्जेक्ट। ऐसे मैं कह दूं कि तुम सुन रहे हो, तो भाई तुम सुन रहे हो, इसमें सुनने का काम कौन कर रहा है? तुम, तो तुम सब्जेक्ट हो गया। इसमें कुछ रटने की कहाँ जरूरत है, आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए और आपको कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस पकड़ के चलिएगा। तो भाई जो काम करने वाला हो गया वो सब्जेक्ट, काम खत्म। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की लगेगी, या हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो तो वर्ब के साथ में यस या यस भी जुड़ता है, अभी आगे चल के बताएंगे इसको मैं। तो
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद में इसको कहते हैं सहायक क्रिया, इसको भी याद कर लीजिए। सहायक क्रिया मैं लिख देता हूँ हिंदी भी, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। और उसके बाद में आएगा हमारा वर्ब। वर्ब माने की क्रिया, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाएगा वही क्रिया है। जो कर्ता है यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो काम किया जाएगा वही क्रिया है। जैसे मैंने अभी बताया था कि राम आम खाता है, तो खाने का काम कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है भाई? खाने का, तो खाना वर्ब हो गया। इसी तरह से कर्ता के द्वारा जो काम किया जाएगा वो वर्ब होगा। और लास्ट में आएगा आपका कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर एक्टिव का होता है। अब पैसिव वॉइस बनाते समय सेम उसी का अपोजिट कर देना है, दो चीजों को चेंज करना है। देखिएगा कैसे चेंज करना है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या क्या परिवर्तित करना है। पहला नंबर तो जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है और सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट के स्थान पे कर देना है। पहला परिवर्तन, पहला परिवर्तन सब्जेक्ट को उठाइए, यहाँ से ले जाकर के ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख दीजिए और इस ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पे कर दीजिए। पहला परिवर्तन यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ये, और यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में सब्जेक्ट हो जाएगा। अब स्थान बदल दिए दोनों का, जहां सब्जेक्ट था वहां ऑब्जेक्ट कर दिए, जहां ऑब्जेक्ट था वहां सब्जेक्ट कर दिए। अब क्या करेंगे भाई? हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है भाई, परंतु हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। जैसे पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो यहाँ पर लगेगी, जहाँ एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है उसी स्थान पर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। यानी कि एक्टिव वॉइस में यदि डू और डज है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर बन जाएगी वो जा करके। यानी कि इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है और आर कहाँ लगाना है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो यहाँ लग जाएगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब यहाँ भी होगा, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म ये। उसके बाद में सब्जेक्ट तो लिखा ही है, और सब्जेक्ट से पहले थोड़ा और एक रूल लिख लीजिएगा, बाई लगा देंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे। हर स्थान पर बाई ही नहीं लगेगा, मैं जहां पर परिवर्तन होगा उसको अलग से बताऊंगा आपको नोट करके। लेकिन ये जो इसका स्ट्रक्चर है इसको आप नोट आउट कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर है इसका, नोट कर लिए हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छा है। अब चलिए हम सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस को इसी नियम की सहायता से बनाते हैं, और आप सभी लोग देखेंगे कि जो हमारा सेंटेंस होगा वो परफेक्टली इस नियम पर फॉलो करेगा और सिंपल से हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार जो पैसिव है वो बन भी जाएगी। और आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आपको कठिन लगा, आप बहुत ही देखा कि आसानी के साथ पूरे रूल को याद कर लिए। उसके बाद उसके जो हेल्पिंग वर्ब थे उनको मैंने आपको शुरू में बताया, अब उसके बाद जो रूल था उसको बता दिया। अब सेंटेंस पे चलते हैं। चलिए अब हम सब लोग एक सेंटेंस की सहायता से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो आप सभी लोगों के सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा है पहले से ही कि एक्टिव वॉइस में है, और यहाँ पर मैंने आपको प्रदर्शित भी कर रखा है कि ये एक्टिव वॉइस का है। आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा वो आपको बताया जाएगा कि एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस का पहले ही इस तरह से लिख दिया जाएगा, एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्टिव वॉइस लिख दिया है तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये एक्टिव वॉइस में है। तो आपको पता चल गया कि भाई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। अब आपको ये पता करना है कि ये एक्टिव वॉइस किस टेंस की है, कौन से टेंस की एक्टिव वॉइस है। तो आपको टेंस पहचानने के लिए मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखिए कि हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की क्या है। यानी कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई है उन हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप पहचान सकते हैं कि ये जो एक्टिव है वो किस टेंस का है। तो यदि आप हेल्पिंग वर्ब की सहायता से उसको पहचानेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो आप कहेंगे सर जी ये तो गलत हो गया, भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कैसे पहचाने। उसका भी एक तरीका मैंने खोज निकाला है आप सभी लोगों के लिए। तो ज़्यादा रूल नहीं बताऊंगा, आप सभी लोगों को बेसिक चलना है। बेसिक का मतलब है एकदम शॉर्टकट, जो बच्चे कभी टेंस पढ़े ही नहीं, ऐसे बच्चों के लिए मेरा वीडियो है जो कभी क्लास गए ही नहीं है।
और वो चाहते हैं कि मेरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। उन बच्चों के लिए लॉजिक के साथ कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और आपका कंप्लीट भी करवाएंगे। तो देखिए, एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ना ही पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप कहेंगे सेंटेंस कैसे पहचानेंगे भाई? तो सेंटेंस पहचानने के लिए आपको वर्ब को ध्यान में रखना है। जो वर्ब उपयोग में लाया गया है, यानी कि जो क्रिया उपयोग में लाई गई है, उस क्रिया पर ध्यान देना है आपको। जो क्रिया है यदि वह फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यदि क्रिया यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, प्रथम रूप में है, तो वो आपका क्लियर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यदि वही वर्ब सेकंड फॉर्म में मिल जाए, सेकंड फॉर्म में मिल जाए, तो ये समझ जाइएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है। इसके लिए आपको वर्ब याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म में वर्ब होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड फॉर्म में वर्ब होगा तो पास्ट इंडेफिनिट। और हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो आप और जल्दी पहचान लेंगे कि ये किस टेंस का, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो आप वर्ब की सहायता से पहचानेंगे। फिर से एक बार दोहराता हूँ, फर्स्ट फॉर्म में होगा वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड फॉर्म में होगा वर्ब तो पास्ट इंडेफिनिट। बस इतना याद रखना है। तो चलिए आप इसमें देखिए कि भाई वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है कि सेकंड फॉर्म में है। तो आपने देखा कि यहाँ प्ले यानी कि फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि प्ले लिखा गया है। तो फर्स्ट फॉर्म वाला कौन टेंस होगा? तो फर्स्ट फॉर्म वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, टेंस होगा। तो समझ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्लियर हो गया। देखिए मैंने आपके सामने ही प्रूफ के साथ मैंने दिखाया कि वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मिल गया तो फर्स्ट फॉर्म मिल गया तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बस कंप्लीट। पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा क्योंकि वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं है। तो एक पॉइंट ये भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए इसका पैसिव बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि पैसिव कैसे होगा। तो पैसिव के लिए आपको यहाँ लिखना होगा कि भाई पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो भाई पहचाने कैसे? पहले ये हो गया सब्जेक्ट, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वहां पर वर्ब जरूर होगा। हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, नहीं है तो वर्ब होगा, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये इतना मैंने आपको शुरू में समझाया था। तो आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट क्या है। भाई ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो ऑब्जेक्ट क्या क्या करना था? तो भाई पैसिव बनाते समय जो ऑब्जेक्ट था उसको कहाँ लिखना था? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो भाई सब्जेक्ट हमारा यहाँ है तो ऑब्जेक्ट उठा करके ले आइए, आगे लिख दीजिए। तो ये हो गया क्रिकेट, इतना सब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिए हैं। अब क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमको अब लगाना है। तो आप सोचेंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो आप अपने दिमाग में लेके आइए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? पैसिव की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव हेल्प। तो आपने देखा था कि उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की गई थी। एक तो इज था, दूसरा एम था, और तीसरा आर था। ये पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं हैं तीनों। पैसिव वॉइस की ये तीनों सहायक क्रियाएं हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब यहाँ पर देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो एक वचन होगा तो इज का प्रयोग कर देंगे एक वचन के साथ में। एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, आई होगा तो एम, और बहुवचन होगा तो आर। इस तरह से हमको क्लासिफाई करना है। इसके लिए क्या करेंगे? जो क्रिकेट है इसमें देखिए क्रिकेट यानी कि मैच, मैच यानी कि एक ही मैच होगा। मैच जब भी खेला जाएगा एक ही खेला जाएगा। मैच कभी ढेर सारे एक साथ नहीं खेले जाते, एक साथ केवल एक मैच खेला जाता है। तो भाई एक बार में केवल एक मैच खेलेंगे तो इसका मतलब जो क्रिकेट है वो एक वचन हो गया। अब एक वचन हो गया तो एक वचन के साथ इज लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज। इसको जी को थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ लगाते हैं इज, इज लगा दिए। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखना था? आप सब लोग जो स्ट्रक्चर लिखे हैं उसको कॉपी में नोट करके सामने रखिए जिससे आपको पता चलता रहे।
तो भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लिखते थे वर्ब, वो भी थर्ड फॉर्म में। तो वर्ब क्या है हमारा? प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्लेड। ये हो गया आपका प्लेड। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब लिखना था तो हम वर्ब लिख दिए, वो भी थर्ड फॉर्म में, तो प्लेड हो गया। अब लास्ट में क्या मैंने बताया था कि बाई लगा देना है, बाई लगा दिए। अब बाई लगाने के बाद में सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है राम, तो राम का राम ही रह जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा राम प्लेस क्रिकेट का पैसिव, क्रिकेट इज प्लेड बाई राम। बस इतना सा कॉन्सेप्ट, आपका पूरा सेंटेंस क्लियर। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। बहुत स्लो स्पीड में चले हैं, इतना स्लो स्पीड की एकदम कमजोर बच्चा भी समझ जाए कि कैसे इसको करना है। अब चलिए एक और सेंटेंस लेंगे, इसकी सहायता से आपको मैं और क्लियर कर दूंगा कि इसको कैसे और अच्छे से बनाया जाए। और ये आज हो सकता है कि पूरा वीडियो यानी कि पूरे टेंस का तो ना बता पाऊँ, लेकिन हाँ आगे वाले वीडियोज में मैं आपको हो सकता है कि 2-2 या 3-3 टेंस का एक वीडियो बनाऊं जिसमें जल्दी से कवर कर दूं, क्योंकि आज बहुत लंबा हो सकता है वीडियो। इसलिए मैंने सोचा तो था कि बहुत जल्दी बताऊं, फिर मैंने सोचा कि बहुत से बच्चे ऐसे भी बहुत कमज़ोर हैं, तो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए बहुत स्लो स्पीड से मैंने चलना शुरू कर दिया। शुरू में मैंने सोचा था कि स्पीड बनाऊँगा, लेकिन स्पीड नहीं बनाने का मन हुआ ना, तो स्पीड नहीं बनाए हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। मैं यहीं पर लिख देता हूँ आपका ये पूरा सेंटेंस मिटा करके, ये इस तरह से आपका भाई बोर्ड भी साफ मैंने कर लिया। अब देखिए अगला सेंटेंस लेते हैं। जैसे आपके सामने दे दिया जाए कि ही डज नॉट ईट मैंगो। मैंगोज में कर देता हूँ, मैंगोज हो गया, ये एक सेंटेंस बन गया आपका। ही डज नॉट ईट मैंगोज, जाहिर सा बात है मैंने एक्टिव के सामने लिखा है तो ये आपका एक्टिव वॉइस ही है। अब इसमें क्या करेंगे, आपको एक्टिव वॉइस पता चल गया तो फटाक से टेंस पहचानना शुरू कीजिए। फटाका, जैसे आपको सेंटेंस पता चल जाए तो आप फटाक से टेंस पहचानना शुरू कीजिए। तो सेंटेंस पता चल गया कि भाई नॉट लगा है तो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो क्या हुआ, जहाँ नॉट लगा है वहीं नॉट लगाना है हमको, इसमें तो कोई अड़चन है नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल है। हमको ये पता करना है कि टेंस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज लग गया। अब डज हेल्पिंग वर्ब लग गई तो कब डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए इसमें डज लगा। तो भाई हम ये भी क्लियर कर लिए कि डज लग गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब इतना पता चल जाए तो फटाका क्या करिएगा, ये हो गया आपका सब्जेक्ट शुरू में, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया आपको? अब इतना समझ में आ गया है तो चलिए पैसिव बनाना शुरू कर देते हैं। तो पैसिव के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट है मैंगो, तो यहाँ हम लिख देते हैं मैंगोज। मैंगोज ऑब्जेक्ट है ना भाई, तो ये हो गया मैंगोज। मैंगोज लिख दिए। अब देखिए मैंगोज है, एक आम नहीं कह रहा है, मैंगोज का मतलब ढेर सारे आम है। जब ढेर सारे आम है यानी कि बहुवचन हो गया। एक आम होता तो एक वचन, और इसमें दो वचन तो होता नहीं है कि दो वचन कह दें, एक वचन होगा या बहुवचन होगा। अब एक आम होता तो एक वचन होता, और यहाँ पर दिया गया है मैंगोज। मैंगोज का मतलब ढेर सारे आम, ढेर सारे आम है तो बहुवचन हुआ। और बहुवचन के साथ में जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आर लगाते हैं। आप याद रखिएगा, या तो आप सब कुछ लिख करके अपने सामने रखिए जिससे कि आप फटाफट उसमें देखते भी चलिए। तो भाई मैंगोज था बहुवचन, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, बहुवचन के साथ में आर लगाते हैं। तो हमने क्या किया, मैंगोज के साथ में आर लगा दिए। अब उसके बाद में आर लग गया तो नॉट है तो उसी के बाद में नॉट। भाई हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब बदलना है बस अकेले, और सब कुछ वैसे लिखना है। नॉट है तो नॉट, ईट है तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा, क्योंकि पैसिव में वर्ब का सदैव थर्ड फॉर्म ही उपयोग में लाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ईटन। ईटन, ईटन क्या है, ईटन बाई। भाई बाई लिख देंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लिखना है। देखिए ऑब्जेक्ट बनाते समय ही का क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, याद रखिए।
तो भाई जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही मिल जाए तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ये इस तरह से तो हो जाए मैंगोज आर नॉट ईटन बाई हिम। बस एकदम सा सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कंप्लीट क्लियर। अब चलिए इसी के साथ एक और टेंस लेते हैं जिसकी सहायता से मैं एक और आपको सेंटेंस समझाऊंगा। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा आगे आपको मिलेगा। अब देखते हैं और एक सेंटेंस जिसकी सहायता से मैं और एकदम क्लियरफाई करेंगे। तो क्लियरिफाई का मतलब होता है साफ साफ करना। तो चलिए अब और एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें आप सभी लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। तो लीजिए ये आपका है एक्टिव। एक्टिव में मैं लिख देता हूं कि दे हैव नॉट ईटन फूड। ये हो गया आपका सेंटेंस। ये हो गया दे हैव नॉट ईटन फूड। अब इसमें क्या करना है, शुरू में ही एक्टिव लिख दिया गया है, इसका मतलब ये एक्टिव में है। क्लियर, पूरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक्टिव है कि पैसिव है, इससे कोई लेना देना नहीं, पता चल गया है। अब हमको पता करना है टेंस। तो भाई टेंस के लिए मैंने आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब को पहचानिए। यदि आप हेल्पिंग वर्ब नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसको आप सामने लिख करके रखिए, उसमें आप फटाफट देख के याद कर लीजिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस एक्टिव टेंस की है। तो भाई ये है आपका एक्टिव वॉइस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो आप सोचिए कि हैव कौन से एक्टिव वॉइस में प्रयोग किया गया था, किस टेंस के एक्टिव वॉइस में हैव लगाया गया था। तो हम जानते हैं कि आप सभी लोग यदि ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा कि जो हैव होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। आप सब लोग थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे तो आपको याद होगा कि जो हैव और हैज मैंने बताया था, ये हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हमको टेंस भी पता चल गया कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे आप लिख भी सकते हैं पीपी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, आप याद रख सकते हैं इससे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो सबसे पहले क्या लिखना है, वो ऑब्जेक्ट लिखना है। पैसिव बनाते समय, पैसिव ये जो बनाएंगे इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट है आपका फूड, ये हो गया फूड, है ना। फूड लिख दिए भोजन, तो भोजन हो गया एक वचन। और एक वचन से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हैज ही लगाएंगे, हैज लगाएंगे। एक वचन के साथ में हैज बीन लगाते हैं और बहुवचन के साथ में हैव बीन लगाते हैं। तो ये पैसिव वॉइस है भाई, पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन लगेगा। तो एक वचन है फूड तो यहाँ पर हैज बीन लग जाएगा। तो ये हो गया हैज बीन लिख दिए। उसके बाद में देखिए नॉट है, तो भाई नॉट है ना, यही काम बिगाड़ रहा है नॉट। तो देखिए नॉट को कहाँ सेटलमेंट करना है, जब नॉट भी आ जाए बीच में, जब नॉट बीच में आ जाए तो हैज और बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए। हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, ये हो गया बीन। इस तरह से बनाएंगे। जब भी आपको नॉट मिल जाए सेंटेंस में और वो भी हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना हो, तो हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाई, दे है तो देन, दे है तो देन, इस तरह से। ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस। तो चलिए अगला वीडियो आपके लिए अगले दिन मिलेगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। समझ में आया हो तो, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।